नमस्कार दोस्तों, रोमा की आवाज़ 2.0 में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है माता पिता का न्याय। आज रागिनी का गुस्सा सातवें आसमान पर था और वह गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। फिर वह अपने पति से चिल्लाकर बोलती है, मैं तुम्हारे पिताजी को छोड़ूंगी नहीं। बड़ा शौक है ना उन्हें दूसरों पर कोर्ट केस करने का। आज मैं उनको बताऊंगी कि जब खुद पर कोर्ट केस होता है तो कैसा लगता है। रागिनी का पति गुस्से में बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम क्या बोल रही हो। लेकिन आज रागिनी तो किसी की सुनने वाली ही नहीं थी। वह बोलती है, उन्होंने हम लोगों की जितनी बदनामी की है, मैं उसका बदला उनसे जरूर लेकर रहूंगी। फिर उनको समझ में आएगा कि कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना कैसा लगता है और समाज में उनकी बदनामी होगी वह अलग से, और वह भी हम लोगों की तरह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। रागिनी का पति अपनी पत्नी को समझा समझा कर हार गया, लेकिन उसकी समझ में एक बात भी नहीं आई। उसने अपने ससुर पर कोर्ट केस कर दिया और मन ही मन सोचने लगी कि बड़े आए थे हमें सबक सिखाने। अब समझ में आएगा कि दूसरों के ऊपर कोर्ट केस करना कितना आसान होता है और जब अपने पर आता है तो लोगों को कैसा महसूस होता है। इधर रागिनी के सास ससुर आराम से घर पर बैठकर चाय पी रहे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे कि तभी पुलिस वाले आते हैं और रागिनी के ससुर जी से बोलते हैं कि आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। तो रागिनी के ससुर जी बोलते हैं, हमें क्यों पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। तो पुलिस वाले बोलते हैं, आपकी बहू और बेटे ने आप पर कोर्ट केस किया है। रागिनी की सासू माँ पुलिस वालों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि मेरे पति ने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप उनको ऐसे लेकर नहीं जा सकते। तो रागिनी के ससुर जी बोलते हैं, तुम चिंता ना करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, पुलिस वालों को अपना काम करने दो, तुम अपना ध्यान रखना। पुलिस वाले रागिनी के ससुर जी को ले जाते हैं। आखिरकार ऐसा क्या किया था रागिनी के ससुर जी ने, जो रागिनी अपने ससुर जी से इतना गुस्से में थी और उसने उनके ऊपर कोर्ट केस कर दिया। चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। अरे राधे श्याम बाबू, आइए आइए, बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए हैं। पहले तो आप आए दिन सब्जियां लेने आ जाते थे। सब्जी वाले रामू ने पूछा, अरे रामू, दो बूढ़े जन कितनी सब्जियां खा लेंगे। फिर आजकल महंगाई भी इतनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो फिर राधे श्याम जी सब्जी वाले रामू से आगे बोलते हैं, खामखा खर्चा क्यों बढ़ाना। सब्जी वाले ने राधे श्याम बाबू जी की बात सुनकर कहा, हाँ यह बात तो आप सही बोल रहे हैं। अच्छा बताइए आप कौन कौन सी सब्जियां लेंगे। सब्जी वाले ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा। तो कुछ सोचते हुए राधे श्याम बाबूजी बोले, बस 1 किलो आलू और आधा किलो प्याज और एक फूल गोभी भी डाल देना। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, आपके 120 रुपए हो गए हैं। सारी सब्जियों को डालते हुए साथ में हरी धनिया और हरी मिर्च डालते हुए सब्जी वाले ने राधे श्याम बाबूजी से कहा। तो राधे श्याम जी ने संकोच भरी नजरों से उसकी ओर देखा और अपने कुर्ते की जेब से 100 रुपए निकालते हुए बोले, रामू अभी तो सिर्फ 100 रुपए ही मेरे पास है। पैसे तो मैं अभी ज्यादा लेकर आया था, लेकिन पहले मैं अपनी पत्नी और अपने लिए दवाइयाँ खरीदने चला गया। दवाइयों की कीमत भी इतनी बढ़ गई है कि सारे पैसे वहीं खर्च हो गए। ऐसा करो 20 रुपए मैं फिर कभी दे दूंगा। राधे श्याम बाबूजी की बात सुनकर रामू बोलता है, बाबूजी बरसों से आप मुझसे सब्जी खरीद रहे हैं, आपसे कभी मैंने पैसे मांगे क्या। जब पैसे हो तब दे देना, अभी आप ये 100 रुपए भी रख लीजिए। अरे नहीं रामू, मैं 1-2 दिन में आता हूँ, कहते हुए राधे श्याम बाबूजी सब्जियां लेकर घर वापस लौट जाते हैं। आ गए आप। अरे यह क्या, आप तो पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं, पैदल गए थे क्या। राधे श्याम बाबूजी की पत्नी आराधना जी ने पूछा। तो राधे श्याम बाबूजी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा,
हाँ, पैदल ही गया था। फिर आराधना जी बोली, कितनी बार आपको कहा है कि ऑटो कर लिया करो, लेकिन आप तो मेरी एक भी सुनते कहाँ हैं। और यह क्या, आप तो सब्जियां लेने गए थे, बस आलू प्याज लेकर वापस लौट आए। और क्या करता आराधना, जेब में सिर्फ 100 रुपए ही थे। यह सब्जियां भी उधार लेकर आया हूँ, अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने सब्जी वाले से भी झूठ बोल दिया कि पैसे तो लाया था पर दवाइयों में खर्च हो गए। बोलने को तो हम आईएएस बेटे के माता पिता हैं, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं। कहते कहते राधेश्याम बाबूजी की आंखें नम हो गईं। तो आराधना जी बोली, अरे पेंशन के पैसे खत्म हो गए थे तो आप संजय को फोन करके पैसे भेजने को कह देते। पेंशन आने में तो अभी 5-6 दिन बाकी हैं। लेकिन आराधना, उसे खुद भी तो समझना चाहिए था ना कि माँ बाप के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य होते हैं। पेंशन के तौर पर तो हमें 10,000 रुपए ही प्रति माह मिलते हैं। इसमें से 5,000 लोन की किस्त के रूप में चले जाते हैं। वह लोन जो मैंने कभी अपने बेटे की पढ़ाई के लिए लिया था, उसे मैं आज तक चुका नहीं पाया हूँ। और महंगाई इतनी है कि इतनी कम आय में इस महानगर में रहना नामुमकिन है। जिस बेटे का करियर बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी इच्छाओं का गला तक घोट दिया, वही बेटा आज अपने माँ बाप को छोड़कर अपना अलग बंगला बनाकर उसमें ठाठ से रह रहा है। राधेश्याम बाबूजी आगे बोलते हैं, क्या हमें बुढ़ापे में अपने बच्चों की जरूरत नहीं थी। राधेश्याम बाबूजी की दिल की कड़वाहट शब्दों के जरिए बाहर निकल रही थी, तो आराधना जी के दिल में छुपा दर्द भी आंसुओं के जरिए बाहर आने को बेताब हो उठा। परंतु जैसे तैसे अपने आंसुओं को छुपाते हुए चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लिए अपने पति को समझाने लगती हैं, अरे आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, वह अपने तौर तरीके से जीना चाहते हैं और इसमें हर्ज भी क्या है। बच्चे खुश रहें, माँ बाप की खुशी तो इसी में है। बस भी करो आराधना, क्यों अपने बेटे बहू की करतूत पर पर्दा डालती रहती हो। राधेश्याम जी ने अपनी पत्नी आराधना जी से गुस्साते हुए कहा। तो आराधना जी कुछ देर के लिए शांत हो गईं और फिर उन्हें प्यार से समझाने लगीं, अजी मैं आपकी सब बातों को भली भांति समझती हूँ, लेकिन बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जब किसी पर जोर ना चले तो खुद को समझा लेने में ही भलाई है। अब चलिए अपने बेटे को फोन लगाइए। राधेश्याम बाबूजी के हाथों में मोबाइल देते हुए आराधना जी बोलती हैं और उनके पास सोफे पर बैठ जाती हैं। राधेश्याम बाबूजी ने फोन लगाया, परंतु बेल बजती रही, किसी ने भी फोन नहीं उठाया। बहुत बार फोन करने के बाद आखिरकार उनके बेटे संजय ने फोन उठाया, परंतु इससे पहले कि राधेश्याम बाबूजी कुछ कहते, संजय बोला, पिताजी मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है, मैं आपसे कल बात करता हूँ। ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। क्या हुआ, फोन नहीं उठाया क्या? आराधना जी ने पूछा तो राधेश्याम बाबूजी बोले, अरे नहीं, फोन तो उठाया था, लेकिन समय नहीं है तुम्हारे लाडले के पास। कहता है कल बात करूंगा, बड़ा अफसर जो बन गया है, होगा किसी जरूरी काम में। चलो मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। कहते हुए आराधना जी रसोई घर में चली जाती हैं। जैसे ही अगला दिन हुआ, राधेश्याम बाबू अपने बेटे के फोन का इंतजार करते रहे, लेकिन उसका फोन नहीं आया। ऐसा भी क्या बिजी है जो एक बार अपने माता पिता को फोन नहीं कर सकता, तुम्हारा बेटा। राधेश्याम बाबूजी उदासी भरे स्वर में बोले। तभी उनका मोबाइल बज उठता है, तो आराधना जी ने कहा, देखा, इतना भी बुरा नहीं है हमारा बेटा जितना आप उसको बोलते रहते हैं। अरे तुम्हारे बेटे का फोन नहीं है, हमारे पुराने पड़ोसी मिस्टर शर्मा जी का फोन है। कहते हुए राधेश्याम बाबूजी ने फोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज आई, अरे भाई राधेश्याम बाबूजी, कैसी हो, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, राधेश्याम बाबूजी ने कहा। तो मिस्टर शर्मा बोले, अगर सब ठीक है तो कल की पार्टी में क्यों नहीं आए आप लोग?
यह बात सुनकर राधेश्याम बाबूजी विस्मित स्वर में बोले, पार्टी कैसी पार्टी? अरे भाई, तुम भी कमाल करते हो। कल तुम्हारे बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी, इतनी शानदार पार्टी दी थी उन्होंने। यह बात सुनकर तो राधेश्याम बाबूजी को जैसे काटो तो खून नहीं, उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। तभी मिस्टर शर्मा बोले, क्या हुआ राधेश्याम बाबूजी, कहाँ खो गए? फिर खुद को संभालते हुए राधेश्याम बाबूजी बोले, हाँ हाँ, वह बच्चों ने बुलाया तो था, लेकिन मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए जाने का मन नहीं हुआ। और मेरी पत्नी की भी थोड़ी सी तबीयत खराब थी, और वैसे भी बाहर का खाना हमें कुछ खास अच्छा नहीं लगता है। तो मिस्टर शर्मा बोले, वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी राधेश्याम बाबूजी, आज आपका बेटा जिस मुकाम पर पहुंच चुका है, सब आपकी बरसों की तपस्या का ही फल है। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है आपके बेटे का, और अब तो उसे नौकरी में और भी तरक्की मिल गई है। सब आपकी मेहनत का ही नतीजा है। मिस्टर शर्मा कहते जा रहे थे और राधेश्याम बाबूजी नम आंखें लिए सब बातें उनकी सुनते जा रहे थे। कुछ देर बाद मिस्टर शर्मा से बात करने के बाद जब राधेश्याम बाबूजी ने फोन रखा तो आराधना जी आश्चर्यचकित होते हुए बोली, यह आप फोन पर झूठ क्यों बोल रहे थे? कल आपके सर में दर्द कब हुआ और मेरी भी तबीयत कहाँ खराब थी? फिर राधेश्याम बाबूजी ने एक गहरी सांस ली और फिर बोले, आराधना, कल हमारे बेटे बहू की मैरिज एनिवर्सरी थी। कल रात को हमारे अफसर बेटे ने 5 स्टार होटल में पार्टी दी थी अपने दोस्तों और जान पहचान वालों को। इसी काम में व्यस्त होगा हमारा बेटा, जो हमसे बात करने के लिए भी उसके पास 5 मिनट का समय नहीं था। यह सुनकर आराधना जी हैरानी से बोली, अरे हाँ, कल तो 25 सितंबर था। 25 सितंबर को तो बच्चों की एनिवर्सरी होती है। हम भूल कैसे गए उन्हें विश करना, शायद बच्चे हमसे नाराज होंगे तभी। तुम भी तो हद करती हो आराधना, हमने विश नहीं किया तो क्या तभी उन्होंने हमें पार्टी में नहीं बुलाया? असल बात तो यह है कि उन यथाकथित हाई सोसाइटी के लोगों के बीच हमें बुलाकर वह अपनी बेइज्जती करवाना नहीं चाहता था। मिस्टर शर्मा बता रहे थे कि पार्टी में शहर के बड़े बड़े रसूखदार लोग भी आए हुए थे। तुम ही बताओ आराधना, अब मैं उन्हें झूठ ना बोलता तो मैं क्या करता, और कहता भी क्या कि हमारे बेटे ने अपनी पार्टी में अपने ही माता पिता को नहीं बुलाया था। अभी राधेश्याम बाबू जी अपनी पत्नी को यह बात बता ही रहे थे कि उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने लगे। देखा तो मिस्टर शर्मा ने रात की पार्टी की कुछ तस्वीरें और वीडियो व्हाट्सएप पर शेयर की थी। जब राधेश्याम जी ने वह फोटो और वीडियो को देखा तो और आराधना जी को भी दिखाई तो वे दोनों ही हैरान रह गए। पार्टी वाकई बहुत शानदार थी। बहुत बड़े बड़े मंत्री और सेलिब्रिटीज आए हुए थे। संजय के दोस्तों और जान पहचान के लोगों के अलावा उनकी बहू के माता पिता और अन्य रिश्तेदार भी पार्टी में शामिल थे। एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में एक बहुत बड़ा केक रखा गया था। केक काटते समय बहू के माता पिता उन दोनों के साथ खड़े थे। यह सब देखकर राधेश्याम बाबूजी और आराधना जी जैसे निशब्द रह गए। अगले 2 दिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने घर का खर्च चलाया। तीसरे दिन राधेश्याम बाबूजी के हाथ में पेंशन आई तो सबसे पहले सब्जी वाले के पैसे देने चले गए। जैसे ही घर जाने के लिए वापस मुड़े तो हमेशा की तरह रास्ते में फलों की एक दुकान पर रुक गए। जैसे ही अंदर गए तो दुकानदार, जिसका नाम मोहन था, अपनी कुर्सी से उठकर उनके पैर छूने लगा। तो राधेश्याम बाबूजी ने उसे अपने गले से लगा लिया। कैसे हैं आप काका? दुकानदार ने पूछा तो राधेश्याम बाबूजी बोले, अच्छा हूँ, बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई थी तो मिलने चला आया। काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना तुम्हारा? हाँ काका, आपकी मेहरबानी और ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अच्छा है। कहते हुए मोहन राधेश्याम बाबूजी के लिए फल डालने लगा। अरे नहीं बेटा, फलों की जरूरत नहीं है। अरे काका, खाया पिया करो, कमजोर होते जा रहे हो।
कहते हुए दुकानदार ने फलों का लिफाफा भर के उनके पास रख दिया। लेकिन मोहन बेटा, जितने पैसे लाया था वह तो खर्च हो गए। क्यों शर्मिंदा करते हैं काका? आपके प्रताप से ही तो मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हूँ। मैं भूला नहीं हूँ, जब कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं था तो आपने ही तो मेरी मदद की थी। 10 साल पहले जब मेरे पिता का साया मेरे सर से हट चुका था और मेरी माँ भी बहुत बीमार थी, तो मेरे पास भी एक पैसा नहीं था उनके इलाज के लिए, और पैसा कमाने के लिए मैं चोरी का रास्ता अपनाने को मजबूर हो गया था। तब आपने न सिर्फ मेरी माँ के इलाज में मेरी मदद की, बल्कि मुझे यह कारोबार भी शुरू करवाया। आपने मेरे ऊपर जो यह एहसान किया है, उसका बदला तो मैं अपनी पूरी उम्र नहीं चुका सकता। कुछ देर मोहन के साथ हालचाल बांटकर राधेश्याम बाबूजी अपने घर वापस लौट आए। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन सुबह सैर करके घर लौटे तो राधेश्याम बाबूजी बोले, अरे यह क्या आराधना, तुम अभी तक सोई हो? तबीयत तो ठीक है ना? तो आराधना जी बोली, पता नहीं फिर से सीने में जलन हो रही है। अरे आराधना, कितनी बार तुम्हें कहा है कि चलकर एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं, लेकिन तुम मानती ही नहीं हो। फिर राधेश्याम बाबूजी आगे बोलते हैं, अब खर्चे के डर से अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। आज तुम्हें डॉक्टर के पास चलना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं डॉक्टर को घर पर ही बुला लाऊंगा। जिद करके राधेश्याम बाबूजी आराधना जी को पास में रहने वाले अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन डॉक्टर साहब ने चेकअप करके बताया, मामला कुछ गंभीर है, आप इन्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाएं। डॉक्टर की बात सुनकर राधेश्याम बाबूजी कुछ चिंता में पड़ गए। यह सोचकर कि बड़े अस्पताल के खर्चे भी बड़ा होता है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वह बड़े अस्पताल में अपनी पत्नी को दिखा सकें और उनका चेकअप करा सकें। डॉक्टर से चेकअप कराकर जब वह घर लौटे तो राधेश्याम बाबूजी ने फिर से अपने बेटे को फोन लगाया। हेलो बेटा, हाँ पिताजी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ समय निकाल कर आप लोगों से मिलने आ सकूं, लेकिन क्या करूं, हर बार कोई ना कोई काम निकल ही आता है। बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ माँ को? संजय ने पूछा। तो राधेश्याम बाबूजी ने उदासी भरे स्वर में कहा, कुछ दिनों से बीमार चल रही है। डॉक्टर ने बड़े अस्पताल में दिखाने की सलाह दी है, और बेटा तुमको तो पता ही है कि हमें कितने कम पैसे मिलते हैं। तो पिताजी उन्हें डॉक्टर मल्होत्रा के पास ले जाइए ना, मैं उनसे बात करके रखूंगा। हाँ बेटा, वह तो ठीक है, लेकिन अगर वह टेस्ट करवाने को बोलेंगे या फिर उन्होंने किसी और अस्पताल में जाने को कहा, तो हम पैसे कहाँ से लाएंगे? अरे पिताजी, पूरे शहर में आप कहीं से भी इलाज करवाइए, बस मुझसे बात करवा देना। अब मैं फोन रखता हूँ पिताजी, मुझे बहुत काम है। राधेश्याम बाबूजी फोन पर हेलो हेलो बेटा बोलते रहे, लेकिन दूसरी ओर से तो फोन कट ही चुका था। वे लाचार होकर कुर्सी पर बैठ गए। 3 दिन बाद जब रविवार आया तो संजय ने अपनी पत्नी रागनी से कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, आज माँ पिताजी से मिलने जाना है। तो रागनी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं नहीं जाने वाली उस बस्ती में। रागनी ने तपाक से उत्तर दिया। तो संजय बोला, लेकिन रागनी, माँ की तबीयत खराब है, 4 दिन हो गए हैं पिताजी का फोन आए हुए, मिलने जाना तो दूर, मैंने तो उन्हें पैसे तक नहीं भेजे। हाँ तो ड्राइवर के हाथ भेज दो ना पैसे, लेकिन मुझे चलने को मत बोला करो। अरे लेकिन माँ का हालचाल पूछने तो जाना ही पड़ेगा। यह तो अच्छा हुआ कि पिताजी का दोबारा फोन नहीं आया, नहीं तो मेरे पास तो बिल्कुल ही समय नहीं था वहां जाने के लिए। यह सुनकर रागनी बोली, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, 2 दिन पहले पिताजी का फोन आया था मेरे फोन पर। संजय बोलता है, तुमने मुझे बताया तक नहीं, तुम उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी थे, वह तुमसे बात करना चाहते थे। मैंने कहा मैं बाद में बात करवा दूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी वाली बात होगी।
संजय ने उसी समय अपने पिता को फोन लगाया, लेकिन फोन बिजी जा रहा था। मैं अभी वहां जाता हूँ कहकर संजय तैयार होकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद राधेश्याम बाबूजी के घर के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी और गाड़ी से उतरकर संजय घर के अंदर आया। उस समय राधेश्याम बाबूजी अपने एक दोस्त के साथ बैठे हुए थे। घर के अंदर आते ही उसने उन दोनों के पैर छुए, अपनी जेब से 10,000 रुपए निकाल कर मेज पर रखे और पास रखे टेलीफोन की ओर देखते हुए बोला, क्या पिताजी, मैंने आपको कितनी बार फोन किया लेकिन आपका फोन ही नहीं लगा। फिर वह आगे बोलता है, यह देखो आपने रिसीवर ही ठीक नहीं रखा। अच्छा, और मैं जो तुम्हें 2 दिन से फोन कर रहा था उसका क्या? क्या बताऊं पिताजी, मैं कितना व्यस्त था। जिस समय आपका फोन आया मैं उस समय सीएम के साथ कॉल पर था। आपने दोबारा फोन क्यों नहीं किया? बेटा, मैंने एक बार नहीं कम से कम 10 बार फोन लगाया था बहू के मोबाइल पर। यकीन नहीं होता तो देखो मेरा मोबाइल। अच्छा, शायद स्विच ऑफ होगा उसका फोन। चलो छोड़ो, आप यह मिठाई खाओ, आपके बेटे की तरक्की हो चुकी है, कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुका हूँ अब। यह लीजिए काका, आप भी खाइए। माँ जल्दी बाहर आओ, आपकी फेवरेट मिठाई लाया हूँ। और बोलता है, माँ बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो राधेश्याम बाबूजी बोलते हैं, बेटा तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। राधेश्याम बाबूजी ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक बोला। तो संजय की हैरानी का ठिकाना ना रहा। सिर्फ तुम्हारी लापरवाही के कारण मेरी आराधना हमेशा हमेशा के लिए, कहते हुए राधेश्याम बाबूजी की आंखें आंसुओं से भर आईं। तो संजय एकदम चौंक कर बोलता है, क्या कह रहे हैं आप? तभी राधेश्याम जी के दोस्त कुलभूषण जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता ने डॉक्टर मल्होत्रा से सलाह ली तो उन्होंने अच्छे अस्पताल में जाने को कहा, लेकिन बड़े अस्पताल वालों ने तो बिना पैसे के तुम्हारी माँ को एडमिट तक नहीं किया। तुम्हारा यह बूढ़ा बाप अस्पताल वालों के सामने गिड़गिड़ाता रह गया, लेकिन पैसा जमा करवाए बिना वह इलाज शुरू करने को तैयार नहीं थे। यह सब सुनकर संजय के होश उड़ गए। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया। उसकी लापरवाही के कारण ही आज उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। फिर स्वयं को संभालते हुए बोला, और माँ का अंतिम संस्कार भी परसों ही हो चुका है। फिर रोते हुए संजय बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? आपने मुझे बताया तक नहीं। हाँ बेटा, मेरे पास यहाँ बहुत लोग हैं मेरी मदद के लिए। और राधेश्याम बाबूजी आगे बोलते हैं, तुम तो अपने काम में व्यस्त थे। तुम अगर वहां होते तो आज मेरी आराधना मेरे साथ होती। अब निकल जाओ यहाँ से। फिर वह गुस्साते हुए बोलते हैं, अपने यह पैसे भी लेते जाना, अब मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद संजय उदास भाव से अपने घर वापस लौट आया। पिताजी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो अपनी माँ के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। संजय की इस बात पर उसकी पत्नी रागिनी बोली, लेकिन पिताजी ने उनके संस्कार इतनी जल्दी क्यों कर दिया? रागिनी, अगर तुमने फोन उठाया होता तो ये नौबत ना आती। यह देखो तुम्हारे फोन में 10 मिस्ड कॉल है, लेकिन संजय यह कॉल किसी अननोन नंबर से आई है। मुझे कैसे पता चलेगा कि फोन किसका है? 2 दिन बीते तो संजय के पास उसके ससुर का फोन आया। रागिनी ने फोन उठाया तो आवाज आई, बेटी जल्दी से टीवी ऑन करो। लेकिन हुआ क्या? सवाल मत पूछो रागिनी, न्यूज चैनल लगाओ। रागिनी ने जल्दी से टीवी चलाया तो सामने खबर आ रही थी, अदालत ने आज एक अभूतपूर्व निर्णय लिया है। एक औरत जिसकी मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुई है, उसके पति ने अपने बेटे पर उसकी हत्या का आरोप लगाया है और कोर्ट ने भी पुलिस को एफआईआर दर्ज दाखिल करने का आदेश दिया है। और जिस पर हत्या का आरोप लगाया है वह और कोई नहीं बल्कि कैबिनेट सेक्रेटरी संजय कुमार है। यह सुनकर तो संजय और रागिनी की हवाइयां ही उड़ गईं। फिर स्क्रीन पर दिखाई दिए राधेश्याम बाबूजी। तो बताइए सर, जब आपकी पत्नी की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है तो आपने अपने बेटे पर हत्या का आरोप कैसे लगाया?
जी मैडम, यह एक हत्या ही है। मेरी पत्नी की मृत्यु मेरे बेटे की लापरवाही के कारण हुई है। अगर मेरी पत्नी को समय से इलाज मिल जाता तो वह आज जिंदा होती। मेरा मानना है कि आज बहुत से बुजुर्ग ऐसी ही समस्याओं से गुजर रहे हैं और मैं इस बात का माननीय कोर्ट का आभारी हूँ जो उन्होंने मेरी इन समस्याओं को सामने लाने का मौका दिया। मुझे पूरा यकीन है कि मुझे न्याय जरूर मिलेगा, राधेश्याम बाबूजी ने कहा। यह देखकर तो रागिनी का मुंह खुला का खुला रह गया और संजय को तो जैसे काटो तो खून नहीं। जब राधेश्याम बाबूजी घर लौटे तो उनके पास फोन आया। हेलो पिताजी, आप मेरे साथ यह सब कैसे कर सकते हैं? फिर राधेश्याम बाबूजी बोले, बेटा अब तो कोर्ट में ही बात होगी, और फोन रख दिया। फिर राधेश्याम बाबूजी अपनी आराम कुर्सी पर बैठ गए और आंखें बंद की तो आंसुओं से सरोवर आंखों से आंसू निकलकर उनके झुर्रीदार गालों को भिगो गए। धीरे धीरे इस केस की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैलने लगी और इस कारण संजय को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। अब मुकदमा कोर्ट में गया तो राधेश्याम बाबू ने अपना केस खुद ही लड़ने का फैसला किया। हालांकि अपनी मदद के लिए उन्होंने वकील हायर किया था। कार्रवाई शुरू हो गई तो राधेश्याम बाबूजी ने सबसे पहले अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाया और पूछा, जिस दिन मैं अपनी पत्नी को आपके पास चेकअप के लिए लेकर आया था उस दिन क्या क्या हुआ था, आप सबको बता दीजिए। तो फिर डॉक्टर ने कहा, जिस दिन उन्होंने आराधना जी का चेकअप किया था तो उन्होंने राधेश्याम बाबूजी को बताया था कि उन्हें माइल्ड हार्ट अटैक आया है और उन्हें किसी अच्छे अस्पताल में दिखाने की सलाह दी थी। राधेश्याम बाबूजी के पास फीस के भी पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप पैसे बाद में दे देना। इस बात पर राधेश्याम बाबूजी ने कहा, अब आप ही बताइए जज साहब, अगर मेरे पास डॉक्टर की फीस के लिए भी पैसे नहीं थे तो मैं अपनी पत्नी का इलाज बड़े हॉस्पिटल में कैसे करवाता। इसके बाद राधेश्याम बाबूजी ने एक और डॉक्टर को बुलाया और जज साहब को बताया कि यह उसी अस्पताल के डॉक्टर हैं जिस अस्पताल में वे अपनी पत्नी को इलाज के लिए लेकर गए थे। फिर अस्पताल के डॉक्टर ने अपनी गवाही में कोर्ट को बताया कि जब राधेश्याम बाबूजी अपनी पत्नी को लेकर आए थे तो उनके पास अपनी पत्नी के इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसलिए डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया क्योंकि यह अस्पताल के प्रोटोकॉल के खिलाफ था। राधेश्याम बाबूजी ने मुझे बताया कि उनका बेटा एक आईएएस ऑफिसर है और वह अगले दिन आकर पूरे पैसे चुका देगा। परंतु जब अस्पताल मैनेजमेंट ने उन्हें अपने बेटे से बात करवाने को कहा तो वह काफी देर फोन लगाते रहे लेकिन अपने बेटे से बात नहीं करवा पाए। डॉक्टर की इस गवाही पर राधेश्याम बाबूजी बोले, जज साहब, मैं उस रात अपने बेटे को फोन लगाता रहा लेकिन उसने फोन नहीं उठाया और फिर जब मैंने अपनी बहू रागिनी को फोन लगाया तो उसने कहा कि संजय अभी किसी काम में व्यस्त है। मैं उसे बताने ही लगा था कि उस वक्त बहुत इमरजेंसी है लेकिन उसने बिना सुने ही फोन काट दिया। जज साहब, पैसे ना होने के कारण कोई डॉक्टर मेरी पत्नी का इलाज करने को तैयार नहीं था। उसके बाद जैसे ही मैं अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल में जा रहा था उस दौरान उसकी हालत बहुत अधिक गंभीर हो गई और उसने वही रास्ते में दम तोड़ दिया। इस पर संजय के वकील ने अपनी दलील दी और राधेश्याम बाबूजी को दोषी ठहराते हुए बोला, आपको उसी अस्पताल में रहकर संजय को फिर से फोन करना चाहिए था। कुछ समय बाद वह फोन का जवाब जरूर देता लेकिन आपने अपनी पत्नी को ले जाने में जल्दबाजी दिखाई जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। वकील की यह बात सुनकर राधेश्याम बाबूजी गुस्से में बोले, एकदम गलत। पूछिए डॉक्टर साहब से कि मैंने कितनी देर तक वहां इंतजार किया और कितनी बार अपने बेटे को फोन लगाया। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तभी मैं अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल में लेकर जा रहा था कि शायद उसकी जान बच सके। अगर इससे ज्यादा इंतजार करता तो केवल इतना ही फर्क पड़ता कि मेरी पत्नी सड़क की बजाय अस्पताल में मर जाती।
इन सब बातों को सुनने के बाद जज साहब ने अगली हेयरिंग के लिए तारीख दे दी। जैसे ही सुनवाई खत्म हुई और राधेश्याम बाबूजी बाहर निकले तो मीडिया वाले उनका इंटरव्यू लेने को तैयार खड़े थे, क्योंकि एक आम आदमी होते हुए भी जिस तरह की दलीलें उन्होंने पेश की थी, बड़े बड़े वकील भी उनके आगे घुटने टेके थे। अगली सुनवाई में जज साहब ने राधेश्याम बाबू से पूछा कि आखिर आप इस केस से चाहते क्या हैं, और राधेश्याम बाबूजी ने जैसे कहा कि उन्हें 3 करोड़ रुपए की रकम चाहिए। यह बात सुनकर जज साहब बोले, लेकिन इतने रुपए ही क्यों? तो राधेश्याम बाबूजी ने कहा, क्योंकि मैंने आज तक जितने भी पैसे अपने बेटे पर खर्च किए हैं वे कुल मिलाकर 3 करोड़ रुपए की रकम बनती है। तभी संजय का वकील बोला, आप पागल हो गए हैं मिस्टर राधेश्याम बाबूजी, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं। तो राधेश्याम बाबूजी बोले, जब संजय 6 साल का था तब हमें पता चला कि इसे दिल की एक गंभीर बीमारी है, जिसका इलाज ऑपरेशन से ही संभव है और जिस पर लाखों रुपए का खर्च होना था। इतने पैसे राधेश्याम बाबूजी के पास नहीं थे, तो अपने बेटे के इलाज के लिए उन्होंने अपने गांव की जमीन बेच दी थी। अगर आज वह जमीन मेरे पास होती तो उसे बेचने पर मुझे लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए मिलते। इसलिए मुझे उस जमीन की आज की कीमत जितनी रकम चाहिए अपने बेटे से, और इसके साथ साथ मुझे वह रकम भी चाहिए जो मैंने अपने बेटे की पढ़ाई पर खर्च की। संजय हमेशा से आईएएस बनना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे अच्छी कोचिंग की जरूरत थी। कोचिंग की फीस इतनी ज्यादा थी कि मैं उसे वहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसकी पढ़ाई के लिए मुझे लाखों का लोन लेना पड़ा, जिसकी किस्त मैं आज तक चुका रहा हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी हैसियत से बाहर जाकर मेहनत करके अपने बेटे को बड़ा किया, और आज जब आईएएस ऑफिसर बन गया तो हमें उस पुराने मकान में छोड़कर अपनी बीवी के साथ आलीशान बंगले में रहने लगा। इसके बाद वह हमारी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। अपने इकलौते बेटे का चेहरा देखने तक को हम तरस गए। कहते कहते राधेश्याम बाबूजी रुबासे से हो गए। इन सब बातों से मेरी पत्नी भी टेंशन में रहने लगी थी, और शायद इसी वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया। फिर भरे गले से राधेश्याम जी बोले, जज साहब, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। जिस माता पिता ने दिन रात एक करके अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हीं माँ बाप की बूढ़ी आंखों में अपने बच्चों की एक झलक पाने को तरस जाती है। खैर, जिस इंसान पर मैंने अपनी मेहनत के पैसे खर्च किए, अगर उसे ही मेरी कदर नहीं है तो उसे वह सारे पैसे भी वापस कर देनी चाहिए। राधेश्याम बाबूजी की यह बातें सुनकर कोर्ट में बैठे सभी लोगों की आंखें भी आंसुओं से भर आईं। कोर्ट की सुनवाई के बाद संजय और रागनी थके हारे अपने घर पहुंचे तो रागनी के पापा भी वहां पहुंच गए। रागनी किचन में चाय बनाने के लिए जाने लगी, तभी संजय ने कहा, रागनी, सच सच बताना, तुम्हें पता था ना कि अननोन नंबर से पिताजी ही फोन कर रहे थे? हाँ, मुझे पता था, और मैं जानती थी कि अगर मैंने फोन उठाया तो पिताजी फिर से अपनी परेशानियों का दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने फोन नहीं उठाया। लेकिन रागनी, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ। लेकिन इसमें मेरी कहाँ गलती है? जब उन्होंने पहली बार फोन किया था तब फोन मैंने ही उठाया था। क्या उस समय वह पूरी बात नहीं बता सकते थे कि माँ की तबीयत खराब है? फिर संजय ने अपने ससुर जी से बोला, पापा, मुझे लगता है कि जो पैसे मेरे पिताजी मांग रहे हैं मुझे उन्हें दे देना चाहिए। इस बात पर रागनी गुस्से से भड़कते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, आज तक तुम्हारे पिता ने तुम पर जितने भी पैसे खर्च किए हैं वह इनका फर्ज था। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं। उन्होंने कुछ नया नहीं किया जो खर्च के पैसे मांगने निकल पड़े हैं। ऊपर से हमारी जमाने भर में बेइज्जती करवा कर रख दी, वह अलग से। मैं तुम्हें बता देती हूँ, जितनी बदनामी हमारी हुई है ना, अब तो मैं उन्हें एक पैसा भी नहीं देने दूंगी।
भी संजय गुस्साते हुए बोलता है, चुप करो रागनी, बकवास बंद करो अपनी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। संजय गुस्से से चिल्लाया। तो उसके ससुर जी बोले, मेरे पास एक प्लान है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कैसा प्लान पापा? संजय ने पूछा। तो उसके ससुर जी ने उसे अपनी तरकीब बताई, जिसे सुनकर रागनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान सी आ गई। संजय को भी आइडिया पसंद आया, तो उसके ससुर जी ने अपने मोबाइल से कहीं बात की और फिर फोन काटते हुए बोले, बस अगली हेयरिंग में बाजी पलट ही जाएगी। कोर्ट की पहली हेयरिंग के लिए जब राधे श्याम बाबूजी कोर्ट में पहुंचे, तो वहां खड़े सभी पत्रकार अपने अपने चैनल के लिए न्यूज बनाने लगे। तभी राधे श्याम बाबूजी के कानों में एक पत्रकार की आवाज आई, ऐसे बेटे को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, जिसके कारण उसके पिता को इतना दुख झेलना पड़ा। यह सुनते ही राधे श्याम बाबूजी बोले, संजय मेरा बेटा है, यह केस करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं उसे एक सबक सिखा सकूं, और केवल उसे ही नहीं बल्कि आज की पीढ़ी को भी, जो यह समझती है कि बूढ़े लोग पुराने और बेकार हो चुके फर्नीचर की तरह हैं या फिर एक कबाड़ की तरह हैं। कार्रवाई शुरू हुई तो संजय के वकील ने खुद संजय को ही कटघरे में बुलाया और उसने बयान दिया कि उसके पिता राधे श्याम बाबूजी को भूलने की बीमारी है। यह सुनकर राधे श्याम बाबूजी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। उसके बाद संजय के वकील ने राधे श्याम बाबूजी के वकील से भी पूछताछ की, और जब उसने राधे श्याम बाबूजी की भूलने की बीमारी की बात पूछी, तो उसने भी झूठी गवाही दे दी कि राधे श्याम बाबूजी बहुत सी बातें भूल जाते हैं। यह सुनकर राधे श्याम बाबूजी को बहुत गुस्सा चढ़ा। वह समझ गए थे कि उनके वकील का ईमान बिक चुका है और वह विरोधी खेमे में शामिल हो चुका है। लेकिन राधे श्याम बाबूजी इस स्थिति के लिए भी पूरी तरह से तैयार थे। वह उसी समय खड़े हुए और अपने वकील से ही बोले, वकील साहब, आपने सही कहा, मुझे भूलने की बीमारी है। मुझे तो यह भी याद नहीं कि मैंने यह केस किस दिन फाइल किया था, लेकिन आपको तो याद होगा ना। राधे श्याम बाबूजी की यह बात सुनकर वकील हड़बड़ा उठा और दिमाग पर जोर डालते हुए बोला, 5 या 6 अक्टूबर को। जी नहीं, 20 अक्टूबर को। अच्छा, ये बताइए कि केस की सुनवाई कौन सी तारीख को हुई? राधे श्याम बाबूजी ने पूछा। तो वकील बोला, मेरी डायरी में सब लिखा है, अभी देखकर बता देता हूँ। अरे अरे, इतनी तकलीफ करने की क्या जरूरत है? अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। 25 अक्टूबर को, 5 नवंबर को, 20 नवंबर को और आज 27 नवंबर को। अच्छा, ये बताइए कि हम दोनों अभी जिस टैक्सी में बैठकर आए, उस टैक्सी का नंबर क्या है? इस प्रश्न पर वकील हैरान रह गए। तो फिर राधे श्याम बाबूजी बोले, चलिए मैं बता देता हूँ, MH06AL5348। राधे श्याम बाबूजी की बात पर संजय और रागनी के साथ साथ उनके वकील भी हैरान खड़ा रह गया। उन्होंने साबित कर दिया था कि उनकी याददाश्त बाकी लोगों से कहीं ज्यादा तेज है। इसके बाद जज साहब अपने फैसले पर पहुंच गए और बोले कि संजय निर्दोष है। भले ही वह अपने माता पिता के प्रति लापरवाह रहा हो, परंतु उसे अपनी मां की हत्या का दोषी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन आज तक जितने भी पैसे राधे श्याम बाबूजी ने अपने बेटे पर खर्च किए हैं, वह पैसे संजय को उन्हें वापस लौटाने होंगे। यह फैसला सुनकर राधे श्याम बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए और जज साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, मैं जानता था कि संजय को कोई सजा नहीं होगी, परंतु मैं समाज में जागरूकता लाना चाहता था ताकि आज की पीढ़ी अपने माता पिता की कद्र करना सीखे और उन्हें सम्मान भी दे। इसके बाद जब राधे श्याम बाबूजी घर पहुंचे, तो उनके दोस्त कुलभूषण जी उनके पास आ गए और बोले, यार राधे श्याम बाबू, मैं तो तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरा बेटा जो बेंगलुरु में नौकरी करता था, महीने में 1 या 2 बार बड़ी मुश्किल से फोन किया करता था, लेकिन जब से तुमने अपने बेटे के खिलाफ केस दाखिल किया, उसके बाद से वह मुझसे दिन में 2 बार फोन करने लगा है, और तो और हर वीकेंड पर मिलने भी आता है।
यह सुनकर राधेश्याम बाबूजी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। 2 महीने बीते तो एक दिन संजय के पास एक फोन आया। हेलो बेटा संजय, जन्मदिन मुबारक हो। यह सुनकर संजय की हैरानी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ आराधना जी की थी। माँ आप जिंदा हैं, कहते हुए संजय की आवाज कांपने लगी। तो दूसरी ओर से राधेश्याम बाबूजी बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ जिंदा है। वह हमें छोड़कर नहीं गई थी। मैंने ही दुनिया वालों के सामने झूठ बोला था और सामने खड़ी रागिनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फोन रखा और संजय ने तब अपनी पत्नी रागिनी को यह बात बताई तो वह गुस्से से तमतमा उठी। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि कोर्ट में किसी को कैसे घसीटा जाता है। यह क्या तुम बोल रही हो रागिनी? संजय बोला तो रागिनी ने कहा, उनकी वजह से हमारी जितनी बदनामी हुई है तुम्हें अंदाजा भी है, और सोशल मीडिया साइट पर हमें ट्रोल किया जा रहा है। बाहर निकलती हूँ तो लोग मुझे देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अब मैं उन्हें जेल भिजवाऊंगी। रागिनी शांत हो जाओ। बिल्कुल नहीं, अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। कहते हुए रागिनी ने अपने पापा को फोन लगाया। अगले ही दिन पुलिस राधेश्याम बाबूजी को गिरफ्तार कर ले गई और केस रीओपन हो गया। जैसे ही पुलिस सुनवाई के लिए राधेश्याम बाबूजी को अदालत में लेकर गई तो मीडिया वाले बोले, अरे बाबा, आपने ऐसा क्यों किया? सब लोगों को आप पर कितना विश्वास था। तो राधेश्याम बाबूजी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सुनवाई के दौरान राधेश्याम बाबूजी से सारी घटना की सच्चाई पूछी गई तो उन्होंने कहा, जब मेरी पत्नी को एक अस्पताल में इलाज देने से मना कर दिया गया तो मैं उसे ऑटो में बिठाकर दूसरे अस्पताल ले जाने लगा। आराधना बिल्कुल बेसुध हो चुकी थी और रास्ते में ही मैंने मोहन को फोन कर दिया था। वह मोहन, जिसकी मैं बरसों पहले थोड़ी सी मदद की थी, वह तुरंत मेरी मदद के लिए वहां पहुंच गया, जबकि मेरा अपना बेटा जो मेरा खून था उसे मेरी परेशानियों से कोई सरोकार नहीं था। मोहन ने तुरंत अस्पताल के पैसे जमा करा दिए और आराधना जी का इलाज शुरू हो गया। दूसरे दिन उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मैंने उसे मोहन के साथ उसके घर पर भेज दिया, लेकिन संजय से मैं अभी नाराज था, क्योंकि उसके कारण आज उसकी माँ की मृत्यु भी हो सकती थी। और उसे सबक सिखाने के लिए मैंने एक झूठा डेथ सर्टिफिकेट इशू करवाया ताकि मैं इसके खिलाफ एक केस फाइल कर सकूं। यह सारी बात सुनकर रागिनी गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, देखिए जज साहब, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। ये अपने ही बेटे बहू से इस हद तक नफरत करते हैं कि उनके पूरी शहर में इज्जत की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दें और जो पैसे इन्होंने हमसे झूठ बोलकर लिए हैं वह ब्याज समेत हमें वापस दिलवाएं। साधना जी, जो कोर्ट में बैठी सारी बातें सुन रही थी, अब चुप ना रह सकी और कटघरे में आकर बोली, हमारा बेटा संजय शादी के पूरे 5 साल बाद पैदा हुआ था। इसे पाने के लिए हमने कितने व्रत रखे, कितनी पूजा की। इसके बाद भगवान ने हमारी सुनी। जिस बच्चे को हमने इतनी मेहनत से पाया, इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया, उसे उसके पैरों पर खड़ा किया, तो क्यों हम उससे नफरत करेंगे? हमारा बेटा अफसर बन गया, हम लोगों से अलग हो गया, फिर भी हमारा प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। यह सुनकर संजय की आंखें आंसुओं से भर उठी। फिर आराधना जी बोले, और जहाँ तक रही बहू की बात, तो संजय तो फिर भी 6 महीने में एक बार हमसे मिलने आ जाता था, लेकिन बहू उसके साथ कभी नहीं आई। बेसन के लड्डू, नारियल की बर्फी, देसी घी की पिंडियाँ, यह सब बहू को बहुत पसंद थी। सब बनाकर भेजती थी मैं उसके लिए। 1 साल पहले बहू बीमार पड़ गई थी, इतनी बीमार कि उसकी जान पर बन आई थी, और उसके यही ससुर नंगे पैर चलकर वैष्णो माता मंदिर गए थे अपनी बहू की सलामती की प्रार्थना करने के लिए। और आज हमारी बहू कहती है कि हम उससे नफरत करते हैं। रागिनी बहू, जो रुपए तुम अपने ससुर जी से मांग रही हो ना,
उसमें से एक पैसा भी अब उनके पास नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने जो अपनी बस्ती वाला मकान भी बेच दिया है। यह सुनकर रागिनी का वकील बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतने पैसे आपने खर्च कर दिए। तो आराधना जी बोली, लेकिन ऐसा हुआ है। मेरे पति ने उन पैसों से एक बहुत बड़ा वृद्धा आश्रम बनवा दिया है, जिसमें औलादों द्वारा धुतकारे हुए बूढ़े लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ताकि वह लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों में आनंद से रह सकें। वे जानते थे कि उन्होंने अपराध किया है और एक दिन यह सच सबके सामने भी आएगा, परंतु वे लाखों बुजुर्गों की परेशानियां, उनका दर्द, उनके दुख सबके सामने लाना चाहते थे और अपने इस मकसद में वह कामयाब भी हुए हैं। यह सारी बातें सुनकर अदालत में बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे और शायद रागिनी के कठोर हृदय में भी कुछ भावनाएं जागृत हो गईं। खड़ी होकर वह बोली, जज साहब, मैं अपना केस वापस लेती हूँ, और कोर्ट रूम से बाहर चली जाती है। तभी जज साहब बोले, केस तो वापस ले लिया गया है, लेकिन राधे श्याम बाबूजी ने जो किया उसे अदालत माफ नहीं कर सकती, इसलिए उन्हें 6 महीने कैद की सजा सुनाई जाती है। राधे श्याम बाबूजी ने खुशी खुशी सजा को स्वीकार किया और 6 महीने बाद जब जेल से निकल कर आए तो रागिनी और संजय ने आकर उनसे माफी मांगी और पुरानी बातें भूलकर उन दोनों को अपने साथ चलने को कहा। अपने बेटे बहू को तो राधेश्याम बाबूजी ने माफ कर दिया था, लेकिन वे अब उनके साथ नहीं बल्कि अपने वृद्ध साथियों के साथ रहना चाहते थे। इसलिए वह अपनी पत्नी के साथ अपने वृद्धा आश्रम में ही रहने चले गए। संजय और रागिनी ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की कि वह उनके साथ रहें, लेकिन राधेश्याम बाबूजी और आराधना जी ने उनकी एक नहीं सुनी और वे उसी वृद्धा आश्रम में बुजुर्गों के साथ हंसी खुशी रहने लगे। रागिनी और संजय को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन अब वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आप सभी लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आप सभी लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।